हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सबको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज साथ साथ में डाउट्स क्लियर करते रहना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें मतलब हम पर्टिकुलरली ना 3 बातें सीखेंगे। देखो, मैं बोल रही हूँ अगर आपको एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है ना, तो आप एग्जाम से पहले भी उसकी स्ट्रैटेजी तो बनाते हो, बिल्कुल बनाते हो ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट एज एन ऑडिटर जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हम पहले ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं पूरी, कि अच्छा ठीक है हम ऐसे प्लानिंग करेंगे, फिर हम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर हम इस तरीके से प्रोसीजर्स लगाएंगे। वो सब बातें यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या करते हो? मैम सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले सीखते हैं ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। तो देखो, प्लानिंग एन ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। जब भी हम कुछ प्लान करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर दो चीजें हमने करनी है। एक तो हम उसके लिए ओवरऑल कि हमने कंप्लीट ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, किस तरीके से करेंगे वो, और साथ ही साथ हम उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए हमारा एक प्लान भी डेवलप कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे हमारा टाइम टेबल होता है, काइंड ऑफ दैट। अब स्टूडेंट्स बात आती है, तो अब टाइम टेबल में तो हम सिर्फ डेट एंड टाइम लिखते हैं इसमें कि हाँ कौन सा पर्सन करेगा, ठीक है काम करेंगे, उसके हमें इन्वेंट्री भी इतनी चेक करनी है, वो सब कुछ। फिर स्टूडेंट्स, ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। नाउ द नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है हमारे पास सॉरी, कि हमें किस तरीके से ऑडिट को प्लान करना होता है कि जो हमारा इफेक्टिव ऑडिट हो सके। इफेक्टिव ऑडिट का मतलब होता है कि रिस्क फ्री ऑडिट हो। मैं ये नहीं कह रही कि एब्सोल्यूट रिस्क फ्री हो, तो होता ही नहीं है, चैप्टर 1 में सीख लिया। लेकिन यहाँ होता है कि मतलब वो अच्छे से टाइमली कंप्लीट हो सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये होता है इफेक्टिव ऑडिट। ठीक है, और इस पर से इस पर्टिकुलर पार्ट पे से स्टूडेंट मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 में क्वेश्चन भी आया था। आपको पता है इंस्टीट्यूट हमारे पास हर एग्जाम से पहले 2 एमटीपी इशू करता है। ठीक है, तो एमटीपी मार्च 21 में ये हमारे पास क्वेश्चन आया था। उसमें देखो, the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। ये in an efficient and timely manner, ठीक है, इन और एंड के बीच में स्पेस है, देख लेना। अब ये बोला स्टूडेंट कि ऑडिटर को अपना वर्क जो है ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो उसको ये कर सके कि उसका काम एक तो इफेक्टिव मैनर में हो, एफिशिएंट मैनर में हो, गलतियां ना हो और टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब ये ना हो कि ऑडिट करने की डेट आ गई और उसको लग रहा है कि 3 महीने मेरा काम और चलेगा। ठीक है, अच्छा मैम प्लानिंग एक प्लान करते हैं सब पे चला दे, नहीं स्टूडेंट, प्लान जो होता है ना वो उस क्लाइंट के बिजनेस को देख के बनाया जाता है, उसकी नॉलेज के बेसिस पे। मतलब मान लो मेरे को ना MIL कंपनी का या SIL कंपनी, किसी भी एक कंपनी का मुझे क्या करना है, चलो XIL कंपनी, दिस इज द XIL कंपनी। ठीक है, अब XIL कंपनी का मुझे जाकर वहां पर ऑडिट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ये देखूंगी ना कि ये है क्या, ये काम क्या करती है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं उनके सॉरी बिजनेस की नॉलेज लूंगी। क्या लूंगी स्टूडेंट? बिजनेस की नॉलेज। तो प्लान जो होता है इट ऑलवेज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, कि हमें उस क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी होगी। अब स्टूडेंट उस प्लान में क्या क्या अदर चीजें, अदर थिंग्स जो है वो कवर होंगी। मतलब जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या और बातों की ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो हमने उस क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ली, उसके बेसिस पे प्लानिंग स्टार्ट कर रहे। अब सिर्फ बिजनेस की नॉलेज नहीं, मुझे उसके अकाउंटिंग सिस्टम की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर की, मतलब कि API की नॉलेज मेरी होगी। किसकी नॉलेज? API लिखो यहाँ पर, API की नॉलेज लेनी होगी। अब ये API क्या है? API का मतलब हुआ स्टूडेंट्स A फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली ऑडिटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चेक करने हैं ना, तो उसके अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज तो मस्ट है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम। P फॉर उसकी जितनी भी उसने पॉलिसीज लगा रखी है, अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड I फॉर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है, कि उसका इंटरनल कंट्रोल वो कैसे रखता है। ओके, तो किसकी नॉलेज लोगे? सबसे पहले तो क्लाइंट के बिजनेस की, उसके बाद क्लाइंट के बिजनेस की API की। API मतलब रिपीट करो, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। ओके, API जल्दी से लिख लो यहाँ पर। फिर स्टूडेंट्स बात आती है और क्या हम वहां पर अपने प्लान में कवर करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने फर्स्ट स्टेप पर इंटरनल कंट्रोल उनका देख लिया, ठीक है, कि भाई क्या इंटरनल कंट्रोल है, उसके बेसिस पर मुझे ये पता चलेगा कि मुझे उन पर कितना ट्रस्ट है। मुझे ये कंपनी सिर्फ एक पता है क्या होता है, हम किसी पर्सन से मिलते भी है ना, हमारा जब आई कांटेक्ट होता है हमें तब भी लग जाता है यार ये ना विश्वास करने लायक बंदा है या नहीं है, लगता है ना। तो वही अब हमने उसका इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया,
तो उसके बेसिस पर वी गेट टू नो कि हम कितना रिलाई उस पर करेंगे कि उसकी बातें हमें कितनी सही लग रही है। ऑल्दो कितनी भी सही लगे हम चेकिंग करेंगे, लेकिन हाँ अगर हमें लग रहा है कि सही बंदा लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस लेवल पर आएंगे कि हाँ हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब हमें इंटरनल कंट्रोल को देखते हुए स्टूडेंट्स हमें हमारी एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस इस्टेब्लिश करनी है कि हम उस पर कितना रिलाई करेंगे, ठीक है। दिस रिलायंस डज नॉट मीन द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलाई का मतलब होता है हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना उस पर हम कर सकते हैं, हाँ इसने सही लिखा हुआ है जो, ठीक है। नेक्स्ट इज determining the and programming the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को यही याद करो मेरे साथ। सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ले ली, उसके बाद उसकी एपीआई की नॉलेज ले ली, आई के बेसिस पर ये देख लिया कि हम उस पर कितना रिलाई करेंगे, आई के बेसिस पर ये देख लिया उस पर कितना रिलाई करेंगे, दोबारा बोलो, आई के बेसिस पर ये देख लिया कितना रिलाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है फिर हमें क्या करना है, काम हमने ऑडिट प्रोसीजर्स भी करने हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स जब आप ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो हमें ये चेक करना है कि हमें उसकी क्या, हमें कितनी लिमिट तक, कितने एक्सटेंट तक वो चेकिंग करनी है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, हमें उसका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए एनटीई क्या रखना है। क्या है ये एनटीई? आपको कई बुक्स में, कई बार स्टडी मेट में भी आपको एनटीई के नाम से ही मिल जाता है। एनटीई का मतलब होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, कि हमें जो ऑडिट प्रोसीजर करने हैं वो किस नेचर के, टाइमिंग के और एक्सटेंट के करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें देखना है हमने जितना काम करना है उस काम को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। समझ आ गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब बात आती है मैम बस इतना काफी होता है कि ये चार चीजें, मतलब उसका एपीआई चेक करना, फिर आई के बेसिस पे रिलाई देखना, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए एनटीई देखना, उसके बाद हमें उस काम का कोऑर्डिनेशन करना। नहीं स्टूडेंट्स, कई बार हमें देखो टाइम टू टाइम पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अब प्लानिंग है, यानी प्लानिंग तो चेंज होती रहती है ना। हाँ, फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया, अरे चल शाम को घूमने चलते हैं, नहीं यार बाद में कॉल आ गई 5:30 बजे, 6 बजे घूमने जाना था, एक्चुअली ना मुझे तो कहीं और जाना है, चलो भाई कोई नहीं, प्लान चेंज, कल मिलते हैं। तो यानी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट जितना भी आपको नेसेसरी रिविजन लग रही है प्लान में वो भी करते रहना, ठीक है। तो प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज पर द नेसेसिटी, ठीक है। जितनी भी हमें उसकी नेसेसरी लग रही है, जरूरत लग रही है, उसको वहां पर हम डेवलप करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। क्लियर? अब ये टॉपिक यहाँ पर हमारा ओवर होता है स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट इज कि हम ना प्लानिंग करते क्यों है, मतलब इसका फायदा क्या है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स की प्लानिंग का बेनिफिट क्या है। प्लानिंग का बेनिफिट क्या है, पेपर में भी अगर आप बिना प्लानिंग के चल रहे हो ना कि चल ठीक है ना कर लेंगे यार, अभी 6-7 महीने रह रहे हैं, आई विल कंप्लीट माई सिलेबस, आपको इतना ही नहीं पता मुझे 3 महीने में करना है, 4 महीने में करना है, कब तक करना है, आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो उस प्लानिंग के फायदे समझते हैं। देखो प्लानिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और एक ऑडिट प्लान डेवलप करना। तो अब जब हम एडिक्वेट प्लानिंग कर लेंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए वो हमें काफी फायदा रखने वाली है। पहला फायदा क्या होगा, ऑडिटर को फायदा होगा। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ऑडिटर को फायदा, मैनेजमेंट को फायदा, किसको फायदा, ठीक है। प्लान कौन कर रहा है, हम ऑडिटर कर रहा है, तो ऑडिटर से स्टार्ट करो। ऑडिटर को क्या फायदा होगा स्टूडेंट, अगर मैंने प्लान कर लिया, ठीक है, आई एम एन ऑडिटर, जब मैंने प्लानिंग कर ली तो मुझे ये पता है कि मुझे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। मतलब लाइक अ सब्जेक्ट जब प्लान कर लिया तो पता है भाई कि ऑडिट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन स्कोरिंग है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, तो उसको जो हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो यानी अब हमें पता चल गया हमें कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा अटेंशन देनी है। ओके, तो द फर्स्ट बेनिफिट इज हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। तो यहाँ लिखिए स्टूडेंट्स, लिखिए, हिंदी में लिखो यहाँ पर, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, पता चल गया किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर ज्यादा ध्यान, ठीक है, मतलब क्योंकि नॉर्मली तो सब पे ध्यान दे रहे हो, तो किस पर ज्यादा ध्यान देना है ये यहाँ से पता चल गया। सो हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। सेकेंड आता है स्टूडेंट, इसकी वजह से अगर कोई भी, देखो
अब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमने हर चीज के लिए टाइमिंग्स देख ली कि चलो ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियल मतलब जो भी आई नहीं है बट आ सकती है, उसके लिए भी ऑडिटर क्या करता है, जब प्लान करेगा तो वो उस पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वही रिजॉल्व कर लेगा टाइमली बेसिस पे, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है ना, समझे स्टूडेंट? तो प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो ऑडिटर ने यहाँ पे क्या नजरिया चलाया, उसने पहले थोड़ा सा है उसको प्री प्लान कर लिया वहां पर, तो उसकी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी उसने रिजॉल्व कर ली। ठीक है, लिखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व, पोटेंशियल मतलब जो हो सकती है, अभी हुई नहीं थी वो भी उसने सॉल्व आउट कर दी, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व। ओके, चलो उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या है, इट हेल्पिंग द ऑडिटर टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। वो क्या कह रहा है, अगर वो पहले प्लानिंग कर रहा है तो ऑडिटर अब अपनी पूरी ऑडिट एंगेजमेंट को इस तरीके से कर पाएगा कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो पाएगी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, ऑडिट कैन बी डन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, in effective and efficient manner, in effective and efficient manner। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अभी तक हमने कौन से 3 इसके बेनिफिट्स पढ़ लिए, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पे ज्यादा टेंशन देनी है, पता चल गया। पोटेंशियल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, एंड द थर्ड इज ऑडिट कैन बी डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग। फिर स्टूडेंट्स अब तो बात आ गई यहाँ तक, ठीक है, ऑडिटर को क्या, अब ऑडिटर को एक और फायदा क्या होता है, ऑडिटर प्लान कर रहा है, फायदा ऑडिटर का होगा। तो ऑडिटर का ये फायदा रहता है स्टूडेंट कि अगर प्लान है हमारे पास तो ये हमें हेल्प करता है कि हमें हमारी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कैसे कैसे लेने हैं। मतलब मुझे पता है कि ना मुझे ना एक्चुअली उस कंपनी के इन्वेंट्रीज पे ज्यादा ध्यान देना है, ओके, तो मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसको ना स्टॉक ऑडिट ढंग से आता हो, तो मैं अपनी एंगेजमेंट टीम में उसी अपने उसी आर्टिकल को रखूंगी या उसी असिस्टेंट को रखूंगी जिसकी मुझे ये कैपेबिलिटी पता है कि उसको स्टॉक अच्छे से वेरिफिकेशन करना आता है। ठीक है स्टूडेंट, या फिर एक मुझे पता है कि मुझे देखो ऐसे पर्सन चाहिए अपनी टीम में, ऑब्वियसली वी ऑल वांट दोस पर्सन कि अगर कोई एंटीसिपेटेड रिस्क है, एंटीसिपेटेड रिस्क मतलब रिस्क की आशंका लग रही है, तो उसमें वो कैपेबिलिटी हो, वो कॉम्पिटेंस हो कि वो सॉल्व आउट करे। ठीक है, तो ये ऑडिट प्लान ही तो हेल्प करेगा, तभी तो पता लगा पाओगे कि कौन से एरियाज पे ध्यान देना है, उसी अकॉर्डिंग अपनी टीम सिलेक्शन होगी। So, assisting in the selection of engagement team members with appropriate levels of capabilities and competence to respond to anticipated risk and the proper assignment of work to them। ठीक है, जो ढंग से अपना काम कर पाएंगे। तो लिखो, help in selection of team, help in selection of team। ओके फ्रेंड्स, यस। अच्छा, अब ये मैम आप हिंदी में क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे रिवीजन करते हैं ना, तो अगर ये वर्ड्स पढ़ ले तो माइंड में अच्छे से कैच रहते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर ई, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड द रिव्यू ऑफ देयर रन। भाई आपने पॉइंट नंबर 4 में एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट कर लिया, एंगेजमेंट टीम को भी तो बताना पड़ेगा क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। तो स्टूडेंट क्योंकि ऑडिट प्लान है, आप ऑडिट प्लान उनको दे दोगे, देखो दिस इज आवर प्लानिंग, इस तरीके से काम करना। ठीक है, और प्लान है तो आपको पता है कि इसने 10 दिन में इन्वेंट्री चेक करनी है, यू कैन ऑल्सो रिव्यू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। ठीक है, तो लिखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की डायरेक्शन एंड सुपरविजन में हेल्प, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिव्यू ऑफ देयर वर्क। सो यू कैन इवन राइट कि भाई रिव्यू में भी हेल्प करता है, वो तो मैंने ऊपर लिख दिया आपको, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट टीम मेंबर्स की डायरेक्शन एंड सुपरविजन में हेल्प करता है। Next is, last but not the least, benefit of the audit of financial statements is the planning of the audit of financial statement। वो अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि हम यहाँ पे अटकेंगे, अब आपके पास ऑडिट प्लान है स्टूडेंट, तो वो कामों में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि भाई देखो हमें ये काम जो है उस एक्सपर्ट की भी सलाह लेनी है, इस काम के लिए हमें ये तरीका अपनाना है, तो वो कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करता है। असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स और ऑडिटर्स के आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी हेल्प करता है। तो एक बार जरा इसकी बेनिफिट्स की रिवीजन कर लें। आइए स्टूडेंट, पहला हो गया कि किस एरिया पर ज्यादा टेंशन देनी है, हेल्प करेगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करेगा, ऑडिट को अच्छे से कर पाएंगे हम एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में,
अपनी असिस्टेंट, अपने जो हमारी एंगेजमेंट टीम है उसको सिलेक्ट कर पाएंगे एज पर द कैपेबिलिटीज एंड द कॉम्पिटेंस। टीम सेलेक्ट करने के बाद उनका रिव्यू हो पाएगा, वहां पर उनको सुपरविजन और डायरेक्शन मिल पाएगी। और स्टूडेंट जहां भी जरूरत होगी ये कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क विच इज डन बाय द ऑडिटर्स एंड द एक्सपर्ट्स में हेल्प करेगा। तो लिखो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में हेल्प, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में हेल्प किसके कोऑर्डिनेशन में? ऑडिटर और एक्सपर्ट के कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में हेल्प। क्लियर? अब आप सोचोगे मैम ये कौन से वाले एक्सपर्ट्स आ गए यहाँ पे, हमसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? तो स्टूडेंट्स मान लो हमें ये लगता है कि हमें इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना है, ठीक है, एक एबीसी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन, वो हम खुद नहीं करेंगे, हम वैल्यूअर्स को बुलाएंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हेल्प करेंगे हम, ठीक है, हमारा वो काम उनसे कोऑर्डिनेट हो पाएगा। क्लियर? इसी के साथ स्टूडेंट्स इस क्लास का आपका जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा दैट इज ऑडिट प्लानिंग, वो यहाँ पर खत्म होता है। देखो इस पूरे चैप्टर में ना हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑडिट प्लानिंग, सेकंड इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। देखिए आइए यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग, हम प्लानिंग करोगे तो स्ट्रैटेजी बनेगी। तो ऑडिट प्लान में बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। मतलब ये पूरा स्टडी मटेरियल का एक एक टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया हमारा। फिर आती है अब बात ऑडिट स्ट्रैटेजी की। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट इट विद मी? बोलिए बोलिए, करें स्टार्ट। आइए स्टूडेंट, सो बात करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी की। अच्छा ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप फॉर श्योर। ऑडिट स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट पहले बात करते हैं उसको क्या करना होगा, वो अपनी एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब कि मुझे कंप्लीट कैसे कैसे यहाँ पर काम करना है, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सेम होती है? नहीं स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक तरीके से कि उसने ये देख लिया कि मैं इस वर्क को करूंगा कैसे, रन आउट वर्कआउट कैसे करूंगा, ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज बनाई है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। वहां पर अब यहाँ स्टूडेंट्स जो हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये STE में हेल्प करती है। मतलब ये स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट ये वहां पर सेट कर देती है, ठीक है। क्या करती है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन की हमें कितना कितना काम उसमें वहां पे करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स और ये हमारे ऑडिट प्लान को और डिटेल में हम लेके जा सके उसके लिए भी हमें गाइड करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी बेसिकली, अगर मैं स्ट्रैटेजी वर्ड को बोलूँ ना तो ये बेसिकली ना स्टूडेंट वॉर्स में यूज होता है। यस कि अरे इस स्ट्रैटेजी से हम इससे आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हाउ वी आर यूजिंग द वर्ड स्ट्रैटेजी हियर कि हमें ये पता है कि हम ये स्ट्रैटेजीज अपनाकर ऑडिट वर्क को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए अब जब हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे स्टूडेंट, तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो वो ये ध्यान रखेगा STE कि वो अपनी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेगा कि जहां मुझे ये पता चल जाए कि इतना मेरा स्कोप है, दिस डिफाइंस माय स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। STE है ना, तो अपना स्कोप डिफाइन करना है, तो उसको अगर स्ट्रैटेजी बनानी है ना उसको स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप कैसे पता होगा मैम? स्कोप मतलब मान लो स्टूडेंट्स एक ऑडिटर है, उसको बोला गया है आप A ब्रांच का ही ऑडिट करना, कंपनी बहुत बड़ी है, 100 ब्रांचेस है, आप A ब्रांच का ऑडिट करना, यानी उसकी एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज रख दी, उसका स्कोप A ब्रांच है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जब भी स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपनी उस एंगेजमेंट के लिए जितना आपको स्कोप दिया गया है वो वहां पे डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो एग्जांपल एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज कि आपको इतने नंबर और लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स वहां इंक्लूड होंगे, या फिर स्टूडेंट आपको जिस बिजनेस सेगमेंट का ऑडिट करना है उसकी नेचर बता देंगे वो कि देखो जी आपके लिए हमें ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, या फिर स्टूडेंट द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मान लो जो प्रीवियस ऑडिट में कुछ ऑडिट एविडेंस हमें मिले थे, ठीक है, तो उनका हमें ऑडिट एविडेंस का यहाँ यूज कैसे करना है मैम, मतलब वहां से उस नॉलेज को हमें कैसे यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या आता है? आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। अब आप सोचेंगे मैम ऑडिट एविडेंस लेने से स्कोप कैसे डिफाइन होगा? अगर मुझे पता है पिछली बार उन्होंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया था, रिस्क सारे ऑडिटर्स ने देख लिए थे, ओके ये तो सही निकला था, पता ठीक है ना, इनको मुझे जो है मुझे अपना स्कोप इतना वाइड करने की जरूरत नहीं है, पता है कि हाँ ये लोग सही काम कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड स्टूडेंट एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट था आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिट प्लान, ठीक है, कि हमें क्या वहां पे ऑडिट करना है, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने स्कोप देख लेना। सेकेंड आता है
ascertain reporting objectives of engagement to plan timing of audit and nature of communication required. देखिए स्टूडेंट, अब एस हो गया, स्कोप डिफाइन हो गया, अब टाइमिंग की बात करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ऑडिटर क्या करेगा, पहले उसने स्कोप डिफाइन कर लिया, उसके बाद वो टी पर आएगा टाइमिंग पे। मैम टाइमिंग पे कैसे, वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असर्टेन करेगा। मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई मुझे जिसको रिपोर्ट करना है ना, तो मुझे वो रिपोर्ट किस तरीके से करना है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या क्या वहां पे उनको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी है जिसको रिपोर्टिंग करनी है। अब उसके बाद बात आती है मैम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्यों देखना है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तभी आप STE में से T पर आ पाओगे, यानी स्टूडेंट्स आप अपने जो ऑडिट प्लान की टाइमिंग्स देख पाओगे कि हाँ मुझे इतने टाइम में यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट आता है साथ की साथ टाइमिंग कर ली, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, रिपोर्ट करना है आपको किसी को, ये ऑब्जेक्टिव देखना है। तो ये भी देख लेना कि आपको जब आप रिपोर्ट कर रहे हो मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप वो कम्युनिकेशन कैसे पूरी करोगे एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट। MTP नवंबर 21 में, मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 21 में ये क्वेश्चन गिवन भी था। यस, ठीक है। सो द सेकंड पार्ट इज असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असर्टेन करना है जिससे कि आप उस ऑडिट का टाइमिंग प्लान कर सको और साथ ही साथ क्या कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है ये भी पता लगा सको। तो जब भी स्ट्रैटेजी की बात करोगे, S यानी स्कोप, T यानी टाइमिंग्स पता करनी है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो अब बात आ रही है कि मैम हमारे ना क्या क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ एग्जांपल्स बता दो। हाँ जी स्टूडेंट्स, मान लो एंटिटी का टाइम टेबल देख लो फॉर रिपोर्टिंग। मतलब एक होती है इंटरिम स्टेज, एक होती है फाइनल स्टेज। इसमें आपको डायरेक्टली एग्जांपल से ही इसको समझाना है क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि देखो हमें ना एंटिटी ने ये कहा था कि आपको देखो मार्च में साल खत्म होता है लेकिन सितंबर में भी रिपोर्ट करना है हमें, यानी इंटरिम स्टेज पे करना है या फाइनल स्टेज पे, उसी को देख के तो मैं ऑडिट प्लान की टाइमिंग डिसाइड करूंगी ना। क्लियर ना, ऑडिट प्लान की टाइमिंग मतलब मैं ऑडिट के लिए अपना जो टाइम है उसको प्लान करूंगी। ठीक है, 6 महीने में नहीं यार, 5 महीने में खत्म करके क्यों, क्योंकि मुझे 6 मंथ में जाकर इनको जो है रिपोर्ट करना है। क्लियर, ओके, तो उसको देखकर हमारा जो है टाइमिंग डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है, मान लो स्टूडेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड TCWG टू डिस्कस द NTE ऑफ द ऑडिट वर्क। इसका मतलब अब जब हमें पता होगा कि यहाँ पर हमने उसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लिया, तभी तो स्टूडेंट्स हमें ये पता चलेगा ना कि वो देखो अब ऐसा तो है नहीं एंटिटी ने हमें काम दिया और बस बैठ गए हाथ पे हाथ रख के कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। दे आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स विद अस। तो इन दैट के स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि हमारी जो मीटिंग्स है किसके साथ होगी, मैनेजमेंट के साथ और TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, याद है ना। तो वो हमें वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होंगी जिससे हमें वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है सही से समझ आ सके और हम वहां पे उसका ऑडिट वर्क का NTE डिसाइड कर सके। क्लियर, हाँ, अभी इसकी रिविजन भी करेंगे। फिर आता है, फिर स्टूडेंट्स और क्या करना है, हमें डिस्कशन करनी है मैनेजमेंट और TCWG से कि भाई आप ये बता दो आपको क्या लग रहा है कि हम कितने टाइप, मतलब कौन सी आपकी एक्सपेक्टेड टाइप मतलब आपको ओरल चाहिए, कम्युनिकेशन रिटन चाहिए, दोनों चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि हम आपको ये रिपोर्ट्स कब तक इशू करके दे दें। अब मैम खाली ओरल देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो रिटर्न के साथ ओरल होगी तो चल जाएगा, ओरल नहीं चलेगा क्योंकि ओरल को कल को कोई भी कर सकता है, वीडियो बना लेंगे, नहीं ये सब चीजें नहीं चलती। ठीक है, तो अदर कम्युनिकेशन बोथ रिटन एंड ऑरल, या फिर आपको ऑडिटर की रिपोर्ट कब चाहिए, मैनेजमेंट लेटर्स कब चाहिए, कम्युनिकेशन टू TCWG कब। अब ये क्या है, एक होता है मैनेजमेंट लेटर, एक होता है TCWG को कम्युनिकेट करना। मैनेजमेंट लेटर्स का मतलब हम मैनेजमेंट को सारा बता रहे हैं या फिर मैनेजमेंट अपने लिए हमें बता रही है। देखो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स कि हम आपको ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें बता देंगे, कि हम आपको बता देंगे कि अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए, कुछ एविडेंसेस चाहिए, सो वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है, एक होता है हम TCWG को कैसे कम्युनिकेट करें। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement। हम उसके साथ एक बार बैठ के डिसाइड कर लो कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम हमारे ऑडिट वर्क का स्टेटस आपको कितना कितना बताते रहें, रोज बताएं, महीने में बताएं, 10 दिन में बताएं, कैसे। ठीक है, अब बारी आती है इसको
समराइज करने की कि पेपर में कैसे लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू इट विद मी। एक सेकेंड, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है, मैंने आपको बोला सेकंड पॉइंट है कि हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को असरटेन करना है जिससे हम हमारी ऑडिट के टाइमिंग को प्लान कर सके। ठीक है, अब मैम ऐसा कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या हम यहाँ पर अपना सकते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल व्हिच वी कैन अप्लाई। तो स्टूडेंट्स आप एनटीटी के टाइम टेबल को देख लो। ठीक है, आइए लिखते रहिए, यहाँ पर साइड में कहीं पे लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एनटीटी टाइम टेबल। एनटीटी के टाइम टेबल को देख लो। मैम टाइम टेबल फॉर व्हाट? फॉर रिपोर्टिंग। फॉर रिपोर्टिंग कि हम आपको रिपोर्ट कब करें, इंटरम स्टेज पर या फाइनल स्टेज पर, इंटरम स्टेज पर या फाइनल स्टेज पर। ठीक है, इस तरीके से बना लो, डेफिनेटली इंटरम स्टेज पर या फाइनल स्टेज पर। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट्स आता है कि हमें आपके साथ मीटिंग्स कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होंगी। मैम किसके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है? भाई दो बंदों के साथ, मैनेजमेंट और TCWG के साथ। तो वहां से भी हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असरटेन हो पाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स किस किस के साथ? मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ, मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ। ठीक है, अच्छा मैम करनी क्यों है? हम ऑडिट वर्क का NTE डिस्कस कर सके, इसलिए टू डिस्कस NTE ऑफ ऑडिट वर्क, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, ओके। अब हम जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो डेट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड एज स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है, हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट और TCWG के साथ। अब डिस्कशन कैसी? एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस को लेकर, और हमारे क्या मतलब क्या क्या आप रिपोर्टिंग चाहते हो, क्या चाहते हो तो नहीं, मतलब आपको एक्सपेक्ट क्या है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे। ठीक है, तो डिस्कशन विद किस किस के साथ डिस्कशन हुई? मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या डिस्कशन हो रही है स्टूडेंट? रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड एंड अदर कम्युनिकेशंस। लिखो रिगार्डिंग टाइप एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, बस इतना लिख लो। टाइप की क्या टाइप है, रिटन, ओरल, बोथ, कैसे, या फिर टाइमिंग्स क्या है आपके। क्लियर, ये था थर्ड पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के साथ। अब यहाँ TCWG का कोई काम नहीं है, TCWG का काम 2 स्टेजेस पर आ रहा था। ठीक है, डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि आपको एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन क्या है, कि हम आपको ऑडिट वर्क का स्टेटस कब कब के। मैम ये TCWG को क्यों नहीं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको कहीं, मुझे ना रोज आकर इवनिंग में मेरे ऑफिस में तुम्हें ये बता देना। अब आप मानो इफ यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी एंड यू आर इन द TCWG, गवर्निंग पार्टी में हो आप। ठीक है, मतलब आप गवर्न कर रहे हो वहां पे, इतना टाइम है नहीं ना। तो ये बातें मैनेजमेंट देखती है कि ऑडिट वर्क का स्टेटस कब देखना है। ओके, लिखो स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज डिस्कशन विद मैनेजमेंट। डिस्कशन विद मैनेजमेंट किस बात को लेके डिस्कशन? रिगार्डिंग और मैनेजमेंट को प्लीज हाईलाइट करो कि ये TCWG के साथ नहीं होती है डिस्कशन, ये सिर्फ मैनेजमेंट के साथ होती है। ठीक है, रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, देखिए रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क की एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, या लिख लो रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। एक्सपेक्टेड कि आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम आपको कब बता दें इसका रिजल्ट। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन regarding expected communication of status of audit work, of status of audit work। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पर खत्म होता है। क्या हमने यहाँ पर सीख लिया कि 4 तरीके से हम वहां देख सकते हैं जब हमें हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असरटेन करना है, किस लिए? उसका T जानने के लिए। ओके स्टूडेंट, थर्ड अब यहाँ पर आता है, जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। कौन से 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हमने? तो पहला हमने देखा कि हम किस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करें जिससे हम स्कोप डिफाइन कर सके। सेकंड में हमने देखा हमने टाइमिंग्स प्लान करनी है, तो उसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लो। पता है हर 10 दिन में करना है इसको, हमें रिपोर्ट स्टेटस बताना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम हमारे ऑडिट को टाइमिंग प्लान करेंगे। थर्ड आता है स्टूडेंट, वो फैक्टर्स कंसिडर करो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में जो एज एन
ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आपको लग रहा है कि जरूरी है कि हम अपनी टीम को जब डायरेक्ट करेंगे, मतलब देखो मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ स्टूडेंट, तो थर्ड पॉइंट पे मैं उन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करूंगी जो एज एन माय प्रोफेशनल जजमेंट, मतलब जैसे मेरी जो जजमेंट्स है, मेरी जो नॉलेज के बेसिस पे जो जजमेंट आई है, मुझे लग रहा है कि मेरी एंगेजमेंट टीम को जो डायरेक्शन चाहिए स्ट्रैटेजी में होना चाहिए कि इसलिए सही से काम हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मुझे वो जरूरी लग रहे हैं फैक्टर्स कि वो मेरी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होने चाहिए, उन्हें कंसिडर जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी, देखो आपको पूरा काम कंप्लीट करना है, स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन दैट पर्पस ना। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा कि आपने देख लिया एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन देनी है, सही से काम हो, तो एक काम करते हैं इसमें ये वाले फैक्टर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आप अपने अकॉर्डिंग वहां बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है आपको स्टूडेंट्स जो आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करी है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है, देखो अभी जो आपको प्रिलिमिनरी यानी उसके पहले आपने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, आपको लग रहा है यहाँ तो हायर रिस्क होगा, उन सबके बेसिस पे या फिर जो आपकी अदर नॉलेज है उसके बेसिस पर ये देख लो स्टूडेंट कि वो एंटिटी के लिए कितना काम यहाँ पर जरूरी आ रहा है। देखिए मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आया कि देखो हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हमें और क्या कंसिडर करना चाहिए, हमें हमारी जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो हम अभी कर रहे हैं, ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ, वो सब कंसिडर करनी चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि जो यहाँ पर अदर एंगेजमेंट्स हुई हैं, जो और एंगेजमेंट पार्टनर्स ने करी, हमारी टीम में चाहे ना करी हो, प्रीवियस जो ऑडिट्स हुए हो वो सब भी कंसिडर जरूर करने चाहिए। क्यों? आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो और आप ये सब चीजें नहीं देखोगे कि जो आपको अभी नॉलेज मिल रही है, ऑडिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर अब प्रीवियस ऑडिट देखोगे ना, अच्छा वहां ऑडिटर ने कहा था ये तो लोग घपलेबाज है, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। तो आपको वो सब भी कंसिडर जरूर करना चाहिए, ठीक है। साथ में और क्या देखोगे, और कौन सी नॉलेज यहाँ पर आपको चाहिए स्टूडेंट, जो फैक्टर्स कंसिडर करोगे, कितनी बड़ी कंपनी है, उसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स कितनी होती है, एक दिन में 100 है या एक ही बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, तो वो सब भी चेक करना होगा। यानी प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, जहां पर आपको लग रहा है ये हायर रिस्की है, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर स्टूडेंट्स हम प्रीवियस ऑडिट के रिजल्ट देख लेंगे कि वहां पर कितना इंटरनल कंट्रोल उसने कहा था सही है, कोई डेफिशिएंसीज क्या थी, उनको पूरा करने के लिए कंपनी ने, एंटिटी ने क्या एक्शंस लिए थे। फिर देखेंगे कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन थी, जिससे हमें ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि हम उसके इंटरनल कंट्रोल पे भी कितना रिलाई करें, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो अब ये देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, हम उस पर ज्यादा रिलाई करें ना करें, वो सब कुछ क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल और नॉट। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं हम सारे पॉइंट्स में, अगर पेपर में पूछा दैट हाउ टू एस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो कैसे कैसे करेंगे स्टूडेंट। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स वहां पे पढ़ लिए। पहला आया हम उसकी स्कोप को डिफाइन कर रहे, ऐसी एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे जहां उसने हमारे स्कोप को डिफाइन करा है। सेकंड हम ये देखेंगे जब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थर्ड देखेंगे कि जो जो हमें लग रहा है कि हमारी टीम सही से काम कर सके, उसके लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, वो करेंगे कि उनको डायरेक्शन मिले, काम सही हो। फोर्थ स्टूडेंट्स हम उनके प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी को भी कंसिडर करेंगे। फिफ्थ आता है अब हम ये पता लगा लेंगे कि हमें कितना एनटीई चाहिए, यानी हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होना चाहिए। क्लियर? देखें कैसे, आइए स्टूडेंट। सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। अब सबसे पहले मैंने ये सारी चीजें देख ली, मेरे पास स्ट्रैटेजी बनने को तैयार है। अब मैं देखूंगी मुझे कितनी मेंबर्स की टीम चाहिए, 10 मेंबर रखूं, 12 रखूं या 100 रखूं, ठीक है ना। इट मीन्स मैं अपने रिसोर्सेज का एनटीई डिसाइड करूंगी। ओके, तो द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड द असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू द टीम मेंबर्स, कि किसको हम करें वहां पे असाइन वगैरह। फिर जैसे मान लो स्टूडेंट हम एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हायर रिस्की एरियाज देने चाहिए, जिनको भी एक्सपीरियंस नहीं है उनको लोअर रिस्की एरियाज दो। और क्या देखेंगे, बजटिंग देखेंगे ना मैम। बजटिंग मतलब पैसा, हमारे पैसा तो यहाँ पे लगने नहीं वाला ना, ऑब्वियसली ऑडिटर थोड़ी ना जेब से पैसे लगाए, तो फीस मिलेगी। तो यहाँ पे बजटिंग करनी है हमें हमारे टाइम की, कि हमें हायर रिस्की जो मटेरियल स्टेटमेंट्स हायर रिस्की लग रही है वहां पे ज्यादा टाइम दे और बाकियों पे कम दे, ठीक है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे स्टेब्लिश करनी है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। ये क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो वो बातें देख लेनी है, वो एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है जो कि हमारा स्कोप डिफाइन करता है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देख लो, जिससे कि टाइमिंग पता चल जाता है।
थर्ड स्टूडेंट, प्रोफेशनल जजमेंट को देखते हुए जो हमें लग रहा है कि देखिए टीम सही से काम कर सके तो उसके डायरेक्शन के लिए ये फैक्टर्स होने चाहिए, वो कंसिडर करो। फोर्थ स्टूडेंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज द्वारा देख लो कि प्रीवियस ऑडिट से क्या नॉलेज आ रही है, हायर इसकी एरियाज कितने हैं। फिर उसके बेसिस पर अब हम हमारे रिसोर्सेज, हमारे कौन से दो रिसोर्सेज हैं जो कि ऑडिट में लगते हैं, पैसा नहीं और कोई रिसोर्स नहीं, सिर्फ हमारी टीम मेंबर्स और हमारा टाइम। तो हमें दोनों के लिए देख लेना है कि हम कितने टीम मेंबर्स वहां साइन करें और कितना हमारा टाइम लगाएं। हमेशा हायर रिस्की एरियाज पे ज्यादा टाइम और टीम लगाना, दैट इज अ कॉमन सेंस ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आरटीपी मे 20 में क्वेश्चन आया था कि ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स क्या हैं। अब ये करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द मैसेज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।